लेकिन आज हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन, अंडर डाइवर्सिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन का आखिर फंडा क्या है, ये समझेंगे। श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड्स, आनंद राठी वेल्थ, मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और श्वेता, हम बहुत बार डाइवर्सिफिकेशन की बात कर चुके हैं, बहुत बार, इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बुनियादी रूल है जब भी हम कोई भी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाते हैं। इससे आपका न सिर्फ आपकी कमाई डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी से जुड़ी होती है, आपका जोखिम भी जुड़ा होता है। और यही वो एस्पेक्ट है जो आपको सही तरीके से एक स्ट्रैटेजी अपनाने में मदद भी करता है। जब भी हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो अक्रॉस एसेट क्लासेस हम निवेश करने की बात करते हैं। मुझे ये बताइए, ट्रेडिशनली तो हम सोने में, रियल एस्टेट में और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टर होते ही होते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप इक्विटी को पोर्टफोलियो में डालें तो इक्विटी में भी क्या आपको वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का एक सही मॉडल अगर मुझे समझना हो श्वेता, तो उसका उदाहरण आप क्या देना चाहेंगी? जी कविता जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, क्योंकि हम डाइवर्सिफिकेशन की काफी बार बात करते हैं और वो बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि आपका एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ना एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाएं, ना ही एक ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। अब जैसे आपने 4 एसेट क्लासेस कहे, तो मैं उन्हीं से शुरुआत करती हूँ। डाइवर्सिफिकेशन एसेट एलोकेशन लेवल पे होना भी बहुत जरूरी होता है। देखा गया है हमारे पास 4 एसेट क्लासेस हैं। इक्विटी है, डेट है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है। अब आजकल के जमाने में सिल्वर है, जिसको भी हमने ऐड कर दिया है। इसमें बहुत जरूरी हो जाता है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्या आपको चारों एसेट क्लासेस चाहिए। अब जैसे अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं, तो रियल एस्टेट पिछले कुछ समय में अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। जोखिम के मामले में यहाँ लिक्विडिटी नहीं होती, तो एक तरह से जोखिम आपका बढ़ जाता है कि जब आपको पैसे निकालने हैं अपने पोर्टफोलियो से, क्या आप निकाल पाओगे। उसी तरह से गोल्ड, अगर गोल्ड देखा गया है तो लंबे समय में वो आपको 8-9% का रिटर्न देता है, लेकिन उसका जो जोखिम है, जो हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं, वो इक्विटी की तरह होती है। तो क्या आपको ये 2 एसेट क्लास चाहिए? क्या इक्विटी और डेट के साथ ही आप एक संतुलित पोर्टफोलियो बना सकते हैं? तो सबसे पहली चीज डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन लेवल पे आना जरूरी हो जाता है। दूसरा, अब इक्विटी की बात करते हैं। हमने इक्विटी तो चुन लिया। कई बारी ये हो जाता है कि हम बोलते हैं ठीक है इक्विटी और डेट, लेकिन डेट में हमने 90% डाल दिया और इक्विटी में हमने 10% ही अपने पोर्टफोलियो का डाल दिया। तो ये सही डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। ये एक तरह से कंसंट्रेशन हो गई एक एसेट एलोकेशन में, वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास लंबा समय है, अगर आप थोड़ा जोखिम ले सकते हैं, तो आपके पास 50-50 या 60% इक्विटी, 70% इक्विटी, इस तरह से एक बैलेंस होना चाहिए। अब विद इन इक्विटी, जब हम इक्विटी में भी आ गए तो हमारे पास इतने प्रोडक्ट होते हैं। कोई डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदते हैं, कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, कोई पीएमएस लेते हैं। तो क्या आपको मार्केट में 15 तरह के अलग प्रोडक्ट है, क्या आपको सारे 15 चाहिए? नहीं, वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन ले आएगा। आप खाली म्यूचुअल फंड से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, एक संतुलित पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जी हाँ, तो प्रोडक्ट लेवल की आपकी डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी जी, पड़ती है जब हम जी, डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो श्वेता, यहाँ पर रिस्क फैक्टर कितना आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है? तमाम एसेट क्लास जो आपने बताई, मुझे बताइए समय की अवधि के अनुसार अगर हम अपने जोखिम की बात करें तो वो जोखिम कितना, कैसे डाइवर्सिफाई होता है अक्रॉस एसेट क्लासेस? जी, अब पहले मैं इक्विटी की बात कर लेती हूँ, फिर मैं डेट पे आती हूँ। इक्विटी की सबसे अच्छी बात ये है कि जितना लंबा समय आप इक्विटी में बिताएंगे, आपका जोखिम कम होते जाता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी कम होती है। जब अगर मैं कहूँ कि कोई 1 साल का निवेशक है और उसने इक्विटी में डाला है, तो उसने अपना पैसा 50% गिरते हुए भी देखा होगा। मतलब ₹100 डाले और 50 हो गए, और वहीं ₹100 डाले 200 हो गए। ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ हो सकता है। लेकिन यही अगर कोई 3 साल के लिए रह जाता है, तो उसने जो उतार चढ़ाव देखे होंगे अपने पोर्टफोलियो में, वो कम होंगे। अगर किसी ने 10 साल बिता दिए हैं, तो ये
एक बहुत ही कॉमन चीज होगी कि आपने 10, 11, 12% की रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में देखी होगी। अब यही आप डेट पे आ जाएं, तो डेट में अगर आप 1 साल के निवेशक हैं और आप सोच रहे थे आपको 7% मिलेगा, तो 7 की जगह 6 हो सकता है या 8 हो सकता है। उसी तरह से अगर आप 5 साल के भी निवेशक हैं, तो करीबन आपका 50 पैसा या 1% ऊपर नीचे रिटर्न हो सकता है। तो हर एसेट क्लास के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। डेट में इतना मैटर नहीं करेगा कि आप कितना समय बिता रहे हैं। इक्विटी में जितना लंबा समय आप बिताओगे, एक तो वो आपकी वॉलेटिलिटी या जोखिम को कम कर देगी। दूसरी, अगर आपके पास समझ ले 10 म्यूचुअल फंड है और अलग अलग तरह के, अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग मार्केट कैप के म्यूचुअल फंड है, तो भी वो एक तरीका है जोखिम कम करने का, डाइवर्सिफिकेशन की तरह से। तो डाइवर्सिफिकेशन के रूल्स के तहत आपको तमाम एसेट क्लास में जो है रिस्क फैक्टर समझाया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग अधिकतर समय क्या करते हैं, एक ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में, मान लीजिए अगर उन्हें स्टॉक्स खरीदने हैं तो ओवरऑल अगर हम इक्विटी का एक्सपोजर कहें श्वेता, तो उनका एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, कई बार 50% या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ऑल एग्स इन वन बास्केट, ऐसा बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो ओवर डिवर्सिफिकेशन का केस कैसा कैसा बनता है अक्रॉस एसेट क्लास? जी, अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूँ ओवर डाइवर्सिफिकेशन के, जैसे अगर म्यूचुअल फंड की ही बात करें, तो आपने प्रोडक्ट तो एक ही चुन लिया म्यूचुअल फंड, लेकिन आपके पास 50, 60, 70 फंड है। आपने सारा ही हर कैटेगरी के फंड उठा लिए, हर कैटेगरी में 3-4 फंड उठा लिए, जिसने आपको जो कहा आपने वो खरीद लिया। ये हो गया एक उदाहरण ओवर डाइवर्सिफिकेशन का। उसी तरह से जब हम स्टॉक्स भी लेते हैं, तो कई बारी ऐसे होता है दोस्त ने कुछ बता दिया, हमने न्यूज़ चैनल में कुछ देख लिया, तो हमने सब तरह के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ले लिए। हमने ये ध्यान नहीं दिया कि इस समय आपके पास लार्ज कैप होना चाहिए, मिड कैप होना चाहिए, स्मॉल कैप होना चाहिए, और अगर आपके पास आपने 70-80 स्टॉक भी उठा लिए हैं, तो क्या आप उसको बराबर से ट्रैक कर पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि आपको जानकारी कम है उस चीज़ के बारे में, पहले तो समय आपके पास कम है, और आपने इतने सारे फंड या स्टॉक उठा लिए हैं कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, वो आपको पता नहीं चलता। लेकिन यही समझ लीजिए आपके पास 10 फंड है, 15 फंड है, तो उसमें क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, वो आप झट से पकड़ लेंगे। और जो करेक्टिव मेजर अगर पोर्टफोलियो में लेना हुआ, वो आप सही समय पे ले पाओगे। तो मैंने आपको 2 उदाहरण बताए ओवर डाइवर्सिफिकेशन के इक्विटी में। ऑलराइट, तो यहाँ पर ओवर डिवर्सिफिकेशन और अंडर डिवर्सिफिकेशन का जो मकसद है, जो मामला है, वो हमने समझ लिया, और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका रिस्क बेसिकली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मकसद होता है डाइवर्सिफिकेशन को अपनाने का, वो ये है कि आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है, अक्रॉस एसेट क्लासेस आपको फ़ायदा मिलता है, और साथ ही क्योंकि अलग अलग निवेश विकल्पों की चाल अलग अलग तरह से चलती है, तो उसका जो है एक बैलेंस आपको अपने पोर्टफोलियो में मिलता है अगर आप वेल डाइवर्सिफाइड हैं तो। अब इसमें भी श्वेता, सही तरीका, गलत तरीका और एक फॉर्मूला हर निवेशक के लिए सही नहीं बैठेगा। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखें, अपने एसेट क्लासेस को ध्यान में रखें जो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखी है। अब जब रीबैलेंस करने की बात आती है, तो वो रीबैलेंस की रणनीति भी बहुत कस्टमाइज्ड होती है, क्योंकि हर किसी का अपना एक तरीका होता है पोर्टफोलियो बनाने का, राइट? तो इस समय अगर कोई इक्विटी मान लीजिए उनके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा हैवी है, अच्छा, विद इन एसेट क्लासेस भी तो कुछ करना होगा आपको, तो रीबैलेंस कैसे किया जाए? विद इन इक्विटी अगर मैं बात करूँ, इतनी बड़ी एसेट क्लास है, इसमें लोगों ने शेयरों के जरिए भी निवेश कर रखा है, म्यूचुअल फंड भी आपने खरीद रखे हैं, कुछ ने तो मेरे ख्याल से एनपीएस के एक्टिव प्लान्स भी ले रखे हैं, जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा एग्रेसिव अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। कुछ लोग यूलिप खरीद के बैठे होते हैं, जहाँ पर उन्होंने अग्रेसिव फंड्स लिए होते हैं। तो विद इन इक्विटी आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद रखे हैं, ये भी क्या डाइवर्सिफिकेशन के रूल के तहत ध्यान में रखना होता है श्वेता? जी, बिल्कुल। अगर मैं आपको 4-5 स्टेप गिना लूँ, तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य तय कर लें कि आप कितने समय में कितना पोर्टफोलियो जमा करना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या रिटर्न बनाना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में। जैसे समझ लीजिए आप बोल रहे हैं कि मुझे करीबन 12% की रिटर्न चाहिए मेरे पोर्टफोलियो के लिए अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आपका समय कितना है और आप क्या रिटर्न चाहते हैं। ये आपको मदद करेगा आपकी डाइवर्सिफिकेशन एसेट एलोकेशन लेवल पे जानने के लिए। तो अब आपको पता है आपको करीबन 65 से 70% की इक्विटी चाहिए
और बाकी आपको डेट चाहिए, तो अब आप फिर भटकोगे नहीं। अब विद इन इक्विटी, जैसे आपने कहा बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो आप ये समझ लें कि अगर मार्केट में तो 15 तरीके प्रोडक्ट है, आपको 2 या 3 से ज़्यादा नहीं चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, तो वो कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपके लिए सही हैं, वो एक बार आप जान लोगे। तो हो सकता है यूलिप आपके लिए नहीं है, हो सकता है स्टॉक्स आपके लिए नहीं है बिकॉज़ आप वो नहीं समझते। हो सकता है म्यूचुअल फंड आपके लिए है, तो आप म्यूचुअल फंड में ही निवेश करें। फिर आपको पता है प्रोडक्ट कैटेगरी लेवल पे आप भटकोगे नहीं, आप ओवर डाइवर्सिफाई नहीं होगे। फिर विद इन म्यूचुअल फंड आते हैं। अब विद इन म्यूचुअल फंड आपके पास 10 कैटेगरियां दे दी है सेबी ने आपको। लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड है, मल्टी कैप है। तो कैटेगरियों में समझ लो कौन सी कैटेगरी आपके लिए है। हो सकता है सेक्टर फंड आपके लिए नहीं है बिकॉज आप नहीं जानते कब सही समय है सेक्टर में निवेश करने का, कब सही समय है निकल जाने का। तो आप डाइवर्सिफाइड में चले जाएं। तो ये आपको इस तरह से मदद कर लेगा कि यही है 7-8 कैटेगरियां जहां मैं निवेश कर सकता हूं या कर सकती हूँ। अब उन कैटेगरियों में फिर आप एएमसी लेवल डाइवर्सिफिकेशन ले ले। सारे पैसे एक ही एएमसी को नहीं दे सकते, तो आप 10-11 एएमसी चुन ले जो अच्छी एएमसीज हैं और उनमें निवेश करें। तो हर एक स्टेप पर एक बहुत जरूरी हो जाता है कि आप समझें आपको कौन सी चीज आपका लक्ष्य की तरफ ले जाएगी, और फिर आप देखें जोखिम कम करने के लिए आपको कितनी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से आप ना कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, ना ही ओवर डाइवर्सिफाइड होंगे अपने पोर्टफोलियो में। से वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और डाइवर्सिफिकेशन की क्लासरूम तो मेरे ख्याल से हर शो में ही लगभग हम लगाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आगे बात करेंगे। साथ ही यूट्यूब के हमारे कुछ दर्शक हैं, शिवांश शर्मा और सुरेंद्र भगत, इनके सवालों के जवाब देंगे। ये लाइव हमें देख रहे हैं इस वक्त, और श्वेता से इनके पोर्टफोलियो पर सलाह लेंगे। बाकी दर्शकों को भी जोड़ेंगे जिन्होंने फ़ोन लाइन के जरिए सवाल पूछने हैं इस ब्रेक के बाद। चलिए, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और अब दर्शकों के सवालों के जवाब हम देंगे। श्वेता रजानी हमारी आज की मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और यूट्यूब पर बहुत सारे दर्शक दरअसल हमें देख रहे हैं, और चलिए उन्हीं के सवालों से हम शुरुआत करते हैं। शिवांश शर्मा का सवाल, ये यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, लाइव दर्शक है हमारे श्वेता। और शिवांश दरअसल सेकेंड ईयर कॉलेज में हैं, और ये 15 से 20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं हर साल। और इनका सवाल है कि इन्हें बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करना है, और अपनी पढ़ाई के लिए लगभग 4 से 5 साल के लिए इन्हें इस राशि की ज़रूरत होगी। शिवांश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा, और आप सेकेंड ईयर कॉलेज में हैं, बहुत अच्छे समय पर शुरुआत भी कर रहे हैं, और अपनी खुद की पढ़ाई को आप फंड भी करना चाहते हैं। 15 से 20 हज़ार रुपये का इनका लक्ष्य है। यूट्यूब पर लाइव दर्शक है हमारे, और इसीलिए हमने सोचा कि लाइव सवाल इनका लेना चाहिए। श्वेता, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आप एकदम सही रास्ते जा रहे हैं, और इतने छोटी उम्र में एसआईपी की शुरुआत करना ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो आपके पास समय है, आपके पास 5-7 साल का समय है। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप कम से कम, अब आप 15,000 से शुरुआत कर रहे हैं, तो आप 5 स्कीम्स करीबन शुरुआत करें। और जैसे जैसे अगर आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो आप स्कीम ऐड कर सकते हैं। अब इसमें बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो आपके पास कुछ लार्ज कैप फंड होना जरूरी है, कुछ मिड कैप, कुछ स्मॉल कैप। ये तीनों ही तरह के फंड्स होना बहुत जरूरी है पोर्टफोलियो में। और हर एएमसी लेवल पे भी हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कुछ फंड्स का मैं जो आपको सुझाव दूंगी, आप डीएसपी का एक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसे लिख लें अपनी निवेश के लिए। एचडीएफसी स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, और एक फ्रैंकलिन ब्लू चिप। ये फंड्स में आप निवेश कर लें। इनमें से आपको तीनों ही लार्ज, मिड, स्मॉल का एक्सपोजर मिल जाएगा।
श्वेता, एक और झटपट यूट्यूब से ही सवाल जो हमारे दर्शक ने पूछा है, सुरेंद्र भगत ने, और इनकी उम्र 47 की है और 2 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप में निवेश है इनका, आईसीआईसीआई ब्लू चिप है, एसबीआई कॉन्ट्रा है, निपॉन का स्मॉल कैप है। 1 करोड़ का लक्ष्य है 12 साल में। 5,000 की एसआईपी फ्लेक्सी कैप में, ब्लू चिप में 2,000, कॉन्ट्रा में 2,000, निपॉन में 1,000 और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप भी है, उसमें भी इनका निवेश है 3,000। तो जी तो हाँ आपका जी जी जी, आपका बोलिए। लक्ष्य, हाँ आपका लक्ष्य तो करीबन आप पहुंच ही जाओगे, लेकिन अगर आप 10% से टॉप अप कर सकते हैं अपनी एसआईपी हर साल, तो उसे जरूर करना। उससे हम 12 से 13% की अगर रिटर्न की बात करें जो लंबे समय में पॉसिबल है, तो ये आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगा। मैं आती हूँ आपके फंड्स पे। आपका जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड है, ये अच्छे फंड हैं। इनमें आप जारी रखें अपनी एसआईपी। निपॉन का जो स्मॉल कैप फंड है, इसने अच्छी रिटर्न्स दी है, लेकिन फंड साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आगे जाके फंड मैनेजर को दिक्कत हो सकती है। ये बहुत ही बड़ा फंड है, इसे यहाँ पे आप एसआईपी रोक दें। इसके जगह पे आप चाहे तो एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड जरूर ले सकते हैं। क्वांट का एक्टिव फंड में आप एसआईपी करें। पीपीएफएस की जो आपकी फ्लेक्सी कैप फंड है, उससे बेहतर होगा अगर आप एक डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड की सलाह मैं आपको भी देती हूँ, वो ले लें। पीपीएफएस में कुछ प्रतिशत की अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर है, लेकिन इंडियन इक्विटीज आज के दिन में बहुत अच्छी करने की उम्मीद है, तो इसीलिए ये मेरी कुछ सलाह होगी आपको। श्वेता, कुछ फोन लाइन पर भी दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं। अतुल मेहरोत्रा। जी अतुल, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और 5,000 रुपये, 50,000 रुपये माफ़ कीजिएगा, आपको लमसम निवेश करने हैं म्यूचुअल फंड में 1 साल के लिए, और 1 साल के लिए आपको 15% का रिटर्न चाहिए, राइट अतुल? जी करेक्ट। और राइट, चलिए श्वेता से हम पता करते हैं कि ऐसा कोई ज़रिया है। श्वेता, 1 साल का ही जी समय है, लेकिन रिटर्न इनको 15% चाहिए, तो डेट में तो ऐसा मुमकिन हो नहीं पाएगा। जी बिल्कुल कविता जी। अ, अतुल, अगर मैं कहूंगी कि अगर आप 15% की रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, तो 1 साल में तो आप बहुत ही जोखिम ले लेंगे अगर आप इक्विटी में निवेश करेंगे, तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगी। हाँ, अगर आप 15% की रिटर्न चाहते हैं, तो आप अपना समय बढ़ा दें। अगर आप इक्विटी में 5 से 7 साल तक रहेंगे, तो आप एक 15% की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन अगर 1 ही साल का समय है, तो आपको मैं आर्बिट्राज फंड्स की सलाह दूंगी। वहां पे आप करीबन 7% कमा सकते हैं, और उनकी टैक्सेशन इक्विटी टैक्सेशन होती है। तो 1 साल के ऊपर अगर आप निवेश करेंगे उनमें, तो आपको 10% की टैक्स रहेगी। इनमें जोखिम ज्यादा नहीं होता है, तो ये मेरी सलाह होगी। कोटक का आर्बिट्राज फंड है, एसबीआई का आर्बिट्राज फंड है। ये 2 फंड है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी 1 साल के लिए इक्विटी बिल्कुल नहीं, 15% ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। राइट, अगले दर्शक मेरे साथ हैं नीरज विश्वकर्मा फोन लाइन पर। 5 लाख लमसम इनको भी निवेश करना है 5 साल के लिए, 2 म्यूचुअल फंड्स इनको चाहिए, राइट नीरज जी? यस मैम, यस। ओके, चलिए आपके सवाल का जवाब लेते हैं श्वेता। जी नीरज जी, 5 लाख का अमाउंट है और समय भी है हमारे पास। मैं कहूंगी 2 में जोखिम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप करीबन 6 से 7 फंड जरूर कंसिडर करें अपने पोर्टफोलियो के लिए। आज का टॉपिक ही हमारा डाइवर्सिफिकेशन का है, तो 2 फंड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। 6 से 7 फंड में आपको सारी स्टाइल, एएमसी, मार्केट कैप, सारी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगी। और तो यहाँ के लिए मैं आपको सलाह दूंगी, आप एचडीएफसी का स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड, क्वांट का एक्टिव फंड, और एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी आप ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इसके अलावा एक कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो मैंने 5 फंड अलग अलग कैटेगरीज के आपको सलाह दी है, पर 2 में आप ना करें, 5 में जरूर करें।
चलिए, आदित्य मेरे साथ अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर, और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, पीजीएम फ्लेक्सी कैप, क्वांट एक्टिव डीजी, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक, एबीएसएल नैस्डैक इनके पास पोर्टफोलियो में है, और इन्होंने रिटर्न्स के साथ साथ इनकी मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बताई हैं। हाय आदित्य, डिटेल्स मेरे पास सभी कुछ हैं, लेकिन मुझे बताइए कितने सालों तक इसको 10 साल में आपको कितना कॉर्पस चाहिए होगा? हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरा सवाल लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। एक्चुअली मैंने 10 साल में कोई एग्जैक्टली कॉर्पस तो मैंने वैसे डिसाइड नहीं किया है, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायरमेंट के लिए जितना भी, आई गेस 1 करोड़ विल बी एनफ, आई फील, अगर सजेस्ट कर सके तो। चलिए ठीक है, ऑलराइट। श्वेता, समय लगभग हमारा ख़त्म ही हो गया है, लेकिन झटपट आदित्य को आप ये समझाइए कि ये 10 साल के बाद की बात कर रहे हैं, उसमें 1 करोड़ की वैल्यू क्या रह जाएगी, और दूसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस केवल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से ही नहीं आएगी, इन्हें और भी कुछ है उसके इर्द गिर्द जो कि काम करना होगा, जिस पर बताइए। जी आदित्य, सबसे पहले तो अगर हम आज की आपकी एसआईपी और इन्वेस्टमेंट्स देख लें और इनमें समझ ले करीबन कि ये 12 से 13% पे ग्रो करेगा, तो आप करीबन 40-45 लाख पर पहुंचेंगे। तो क्लियरली अगर आप 1 करोड़ भी टारगेट कर रहे हैं तो आपको एसआईपी की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, इन्फ्लेशन को आप जरूर ध्यान में रखें। महंगाई किस दर से बढ़ रही है, तो आज आप सोच रहे हैं 1 करोड़ आपके लिए सफिशिएंट होगा, शायद वो सफिशिएंट तब नहीं होगा। तो ये एक क्या अमाउंट होना चाहिए, ये आप वर्कआउट कर लें अपने पोर्टफोलियो में। जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका पोर्टफोलियो आपके लिए उतना रिटर्न आगे जाके बना रहा है कि आप जो 7 से 8% की महंगाई है और उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहे हैं, और उसके अलावा जरूरी हो जाता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, और वो भी आपने अपने पोर्टफोलियो में ले रखी है। मैं आती हूँ आपके स्कीम्स पे, बिकॉज समय कम है। आपके पास नैस्डैक के फंड्स हैं। अगर मैं अगले कुछ सालों की बात करूं, तो अगर आप इंडियन इक्विटीज में निवेश करेंगे, वो आपके पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो आपके जो नैस्डैक फंड है उनमें आप एसआईपी रोक लें, आप उन्हें निकाल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से। इसके अलावा निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड अब तक बहुत अच्छी रिटर्न दी है, तो वो भी आप निवेश से निकाल दे। ये बस मेरी सलाह थी। चलिए झटपट आगे एक YouTube के दर्शक हैं, मैं चाहती हूं कि आप 10 सेकंड में उनके सवाल का जवाब दे दें। विशंबर कश्यप, HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप स्विच करना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट फंड्स में ठीक है? HDFC फ्लेक्सी कैप सही है, आप कंटिन्यू करें। HDFC लार्ज एंड मिड भी सही है, आप इसे कंटिन्यू करें। तीसरे फंड को आप स्विच कर जाएं अपने पोर्टफोलियो से, वहां से आप एक कोटक मल्टी कैप ले सकते हैं। ऑलराइट श्वेता, धन्यवाद आपका, समय निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और इसी नोट पर हम दर्शकों से चाहेंगे कि वो अपने सवाल लगातार हमें भेजते रहे हैं YouTube पर, लेकिन हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।